हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू फ्रेंड्स एजुकेशन इंस्टीट्यूट एफईआई में आपका फिर से स्वागत है। लास्ट लेक्चर में हमने टाइप्स ऑफ गुड्स के बारे में पढ़ा था, वस्तुओं के वर्गीकरण के बारे में पढ़ा था। जैसे कि अंतिम वस्तुएं क्या होती हैं, मध्यवर्ती वस्तुएं क्या होती हैं, उपभोग और पूंजीगत वस्तुएं क्या होती हैं। हमने इन सब के बारे में पढ़ा था और साथ ही साथ हमने ये भी पढ़ा था कि टिकाऊ उपभोग वस्तुएं और उपभोक्ता वस्तुएं कितनी प्रकार की होती है। हमने पढ़ा था कि ये 4 प्रकार की होती हैं: टिकाऊ वस्तुएं, अर्धटिकाऊ वस्तुएं, गैर टिकाऊ वस्तुएं और भौतिक वस्तुएं। हमने लास्ट टाइम इन टॉपिक्स के बारे में कवर अप किया था। आज हम इसी चैप्टर को, समष्टि अर्थशास्त्र के इसी चैप्टर नंबर 2 को आगे की ओर लेके चलते हैं। और जिन लोगों ने हमारा हमारी लास्ट वीडियो नहीं देखी थी, वो उस वीडियो को जाके देख सकते हैं। मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में, उस वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। और आज हम बात करेंगे उपभोग क्या होता है, उपभोग व्यय क्या होता है, और निवेश क्या होता है, निवेश को कैसे निकालते हैं, इसका फॉर्मूला क्या होता है, निवेश कितने प्रकार के होते हैं, निवेश के घटक कितने प्रकार के होते हैं, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। आज हम उन सब चीज़ों के बारे में पढ़ेंगे। तो मैं इसी के साथ हम वीडियो को शुरू करते हैं। हम क्या पढ़ रहे हैं? हम पढ़ रहे हैं समष्टि अर्थशास्त्र। समष्टि अर्थशास्त्र, क्लास 12 समष्टि अर्थशास्त्र, चैप्टर नंबर 2। चैप्टर नंबर 2 का पार्ट 2 चल रहा है हमारा ये वीडियो का, जिसमें हम पढ़ने वाले थे उपभोग क्या होता है, उपभोग व्यय, उपभोग व्यय। इस देखो, उपभोग व्यय क्या होता है? उपभोग व्यय से अभिप्राय है अर्थव्यवस्था में समग्र उपभोग से होता है, समग्र उपभोग व्यय से होता है। मैं यहाँ पे डेफिनेशन लिख देता हूँ, उसके बाद मैं आपको बता भी दूंगा, क्लियर कर दूंगा। इससे अभिप्राय इससे अभिप्राय उस व्यय से है, उस व्यय से है जो अर्थव्यवस्था 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 इससे अभिप्राय उस व्यय से है जो अर्थव्यवस्था में समग्र रूप में होता है, समग्र व्यय के रूप में होता है। तुम इसको इस प्रकार से भी याद कर सकते हो कि समष्टि अर्थशास्त्र में उपभोग व्यय से अभिप्राय अर्थव्यवस्था में होने वाले समग्र उपभोग व्यय से होता है। समग्र उपभोग व्यय क्या होता है? समग्र उपभोग व्यय होता है समग्र व्यय। यहाँ पे समग्र व्यय क्या होता है? समग्र का मतलब सब, संपूर्ण। इसका मतलब क्या? संपूर्ण। व्यय मतलब खर्चा, संपूर्ण खर्चा। जो देश के अंदर पूरा खर्चा हो रहा है उसको बोलते हैं समग्र व्यय। जैसे किसी परिवार, सब देश में रहने वाले सभी परिवारों को खर्चा, सरकार का खर्चा, और जो गैर लाभ या लाभ संस्थाएं होती हैं, गैर लाभ संस्थाएं या लाभ संस्थाएं होती हैं, उनका कुल खर्च, उनका कुल खर्चा, जिनको हम एनजीओ बोलते हैं, उनका कुल खर्चा, इन सब के कुल खर्चे को बोलते हैं समग्र व्यय। ठीक। अब समग्र व्यय को कंप्यूट कैसे कर सकते हैं कि समग्र व्यय को अगर कोई बोले कि समग्र उपभोग व्यय निकालिए, क्वेश्चन में आ जाए कि 1 नंबर का कंप्यूट की समग्र उपभोग व्यय निकालिए, तो समग्र उपभोग व्यय का फॉर्मूला होता है समग्र उपभोग व्यय। इसका फॉर्मूला होता है परिवारों द्वारा उपभोग व्यय प्लस सरकार द्वारा उपभोग व्यय और प्लस गैर
लाभ निजी निजी संस्थाओं संस्थाओं द्वारा किया गया उपभोग व्यय। मतलब देश के कुल परिवारों द्वारा किया गया उपभोग, देश के कुल परिवारों द्वारा किया गया खर्चा, सरकार द्वारा किया गया कुल खर्चा, और जो गैर लाभ निजी संस्थाएं होती हैं उनके द्वारा किया हुआ खर्चा, जैसे कि एनजीओ, मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे और ऐसी कोई भी चैरिटेबल इंस्टीट्यूट जो दान अनुदान पर काम करती है, चैरिटी पर, डोनेशन पर काम करती है, वो सभी संस्थाएं, उनके द्वारा किया गया कुल खर्चा। आगे हम बढ़ते हैं। निवेश क्या है? निवेश क्या है? निवेश इन्वेस्टमेंट। व्हाट इज इन्वेस्टमेंट? व्हाट इज निवेश? निवेश से अभिप्राय पूंजी के स्टॉक में होने वाली वृद्धि से है। क्या है? इससे अभिप्राय पूंजी के स्टॉक में होने वाली वृद्धि से है। अच्छा, ये पूंजी का स्टॉक क्या होता है? पूंजी का स्टॉक मतलब कि जो हमारे पास कैपिटल पड़ी होती है उसके उसमें वृद्धि होना, कैपिटल में वृद्धि को कहते हैं, कैपिटल में वृद्धि को कहते हैं निवेश। ठीक, इसका जो सिंबल है, इसका जो फॉर्मूला है वो आई इज इक्वल टू डेल्टा के। आई इज इक्वल टू डेल्टा के, जहां पर आई का मतलब है निवेश, ओके, के का मतलब है पूंजी का स्टॉक, पूंजी का स्टॉक, और डेल्टा के का मतलब है वर्ष के दौरान, वर्ष के दौरान पूंजी स्टॉक में परिवर्तन, पूंजी स्टॉक में परिवर्तन। ओके, तो ये था हमारा निवेश। अब निवेश के जो है दो घटक हैं, निवेश दो प्रकार का कह सकते हो, निवेश दो प्रकार का कह सकते हो निवेश दो, निवेश के दो घटक हैं। निवेश के घटक, निवेश के घटक, निवेश के घटक दो प्रकार के हैं। पहला है स्थिर निवेश और दूसरा है माल सूची निवेश। माल सूची निवेश, पहला है स्थिर निवेश और दूसरा है माल सूची निवेश। तो हम एक एक करके पढ़ते हैं। स्थिर निवेश क्या होता है? स्थिर निवेश से अभिप्राय एक लेखा वर्ष के दौरान उत्पादकों की स्थिर परिसंपत्तियों के स्टॉक में होने वाली वृद्धि को स्थिर निवेश कहते हैं। मतलब जो हमारे उत्पादक होते हैं, जो प्रोड्यूसर होते हैं, जो उनकी स्थिर परिसंपत्तियां, मतलब कि जो फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट, फिक्स जो उनका एसेट होती है, जो उनकी फिक्स एसेट होती है, जैसे कि प्लांट, मशीनरी, फर्नीचर, इन सब के स्टॉक में वृद्धि को होना क्या कहलाता है? स्थिर निवेश कहलाता है। तो हम डेफिनेशन लिख देते हैं। स्थिर निवेश, इससे अभिप्राय एक लेखा वर्ष के दौरान, वर्ष के दौरान, एक लेखा वर्ष मतलब एक अकाउंटिंग ईयर, अकाउंटिंग ईयर 12 महीने का जो साल होता है उसको बोलते हैं। 1 दिसंबर से सॉरी 1 जनवरी से लेकर 1 दिसंबर तक, और 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च तक, इन दोनों में से कोई भी हो सकता है। ठीक है, इससे भी बड़ा एक लेखा वर्ष के दौरान उत्पादकों उत्पादकों की स्थिर
परिसंपत्तियों उत्पादकों की स्थिर परिसंपत्तियों के स्टॉक में होने वाले परिवर्तन को स्थिर निवेश कहते हैं। ओके, अब स्थिर निवेश निकालना है तो तुम कैसे निकालोगे स्थिर निवेश? फॉर्मूले के द्वारा कैसे निकालोगे फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट को? तो बहुत सिंपल है, कोई बड़ी बात नहीं है। दैट इज, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ पहले स्थिर निवेश, ये लिख देते हैं। इसको लिख सकते हैं हम एक लेखा वर्ष के अंत में, किसमें? अंत में उत्पादकों की स्थिर परिसंपत्ति का स्टॉक, परिसंपत्तियों, सही से लिखे तो परिसंपत्तियों का स्टॉक माइनस एक लेखा वर्ष के आरंभ में उत्पादकों की स्थिर परिसंपत्तियों का स्टॉक। अब बोलोगे फॉर्मूला बहुत लंबा है, अजीब सा है, अजीब वर्ड है, याद कैसे करें? सिंपल, स्थिर निवेश इज इक्वल टू एक साल का क्लोजिंग स्टॉक माइनस साल का ओपनिंग स्टॉक। क्लोजिंग स्टॉक बोले तो साल के एंड में, जब साल खत्म हो रहा है, साल के एंड में कितनी फिक्स इन्वेस्टमेंट है माइनस, और साल के ओपनिंग में, साल जब शुरू हुआ तब कितनी इन्वेस्टमेंट थी। तो इसको मैं सिंपल वे में लिख देता हूँ, क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक किसका? परिसंपत्तियों का। क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिक्स एसेट माइनस ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिक्स एसेट। ओके, अब अब देखो स्थिर निवेश का महत्व क्या है, स्थिर निवेश क्यों जरूरी है किसी भी बिजनेस के अंदर, स्थिर निवेश लोग क्यों करना चाहिए, इसका इंपॉर्टेंस क्या क्या है, इसके इंपॉर्टेंस के बारे में पढ़ेंगे। स्थिर निवेश करने से पहला सबसे बड़ा फायदा तो ये है कि लोग उत्पादक जो होते हैं, जो प्रोड्यूसर होते हैं, जो उत्पादक होते हैं, उनकी क्षमता, उनकी उत्पादन क्षमता, उनकी जो प्रोडक्शन कैपेसिटी होती है वो बढ़ जाती है। क्या होती है? उनकी प्रोडक्शन कैपेसिटी बढ़ जाती है। देखो यहाँ पर स्थिर निवेश के महत्व, पहला है इसका महत्व, पहला महत्व क्या है? उत्पादकों की उत्पादन क्षमता में वृद्धि। ओके, दूसरा, पहला क्या था? उत्पादकों की उत्पादन क्षमता में वृद्धि होती है। दूसरा क्या होता है? इस क्षमता में वृद्धि होने से जो उनके स्थिर निवेश के जो स्थिर निवेश है उससे उनका उत्पादन का उच्च स्तर प्राप्त होता है। दूसरा क्या है? उत्पादन स्तर में वृद्धि होने से स्थिर निवेश के कारण अर्थव्यवस्था में उत्पादन
का उच्च स्तर प्राप्त होता है। हमारे 2 पॉइंट हो गए। तीसरा पॉइंट है, देखो, ऊंचे उत्पादन स्तर के कारण, ऊंचे उत्पादन स्तर के कारण सकल घरेलू उत्पाद, सकल घरेलू उत्पाद यानी कि जीडीपी, जीडीपी में भी वृद्धि पाई जाती है, वृद्धि होती है। 3 पॉइंट हो गए। ओके, ये 3 इनके बहुत इंपॉर्टेंट महत्व है। क्लियर। अब हम बढ़ेंगे आगे माल सूची निवेश की तरफ। माल सूची निवेश क्या होता है हम पढ़ेंगे, ठीक है। माल सूची निवेश, अब हम पढ़ेंगे माल सूची निवेश के बारे में। तो माल सूची निवेश क्या होता है, हम माल सूची निवेश से अभिप्राय उस निवेश से है जिसमें माल सूची स्टॉक में परिवर्तन होने के कारण, माल सूची स्टॉक में परिवर्तन होने के कारण उत्पादक, माल सूची निवेश के स्टॉक में होने वाले परिवर्तन को उत्पादक का माल सूची निवेश कहते हैं। अब ये माल सूची स्टॉक क्या होता है ये भी पढ़ेंगे हम। सबसे पहले डेफिनेशन लिख देते हैं कि माल सूची निवेश क्या होता है। माल सूची निवेश, माल सूची निवेश किसी वर्ष के दौरान, किसी वर्ष के दौरान माल सूची स्टॉक में होने वाले परिवर्तन को माल सूची निवेश कहते हैं। क्लियर। माल सूची निवेश कहते हैं। अब तुम बोलोगे कि माल सूची स्टॉक क्या होता है। तो माल सूची स्टॉक होता है, देखो कोई भी जब उत्पादक कोई भी वस्तु बनाता है तो उसके पास 3 प्रकार के स्टॉक होते हैं। एक तो ओपनिंग स्टॉक होता है, क्लोजिंग स्टॉक होता है, WIP होता है। ओपनिंग स्टॉक, देखो, माल सूची स्टॉक, माल सूची स्टॉक, माल सूची स्टॉक मतलब कि उसके पास 3 प्रकार की वस्तु होती है। एक तो होती है क्लोजिंग स्टॉक, एक होती है ओपनिंग स्टॉक, और तीसरी होती है उसके पास WIP स्टॉक। ठीक है। अब ये क्लोजिंग स्टॉक क्या होता है, क्लोजिंग स्टॉक के लिए बोलते हैं तैयार वस्तुएं। क्या बोलते हैं, तैयार वस्तुएं, जो ऐसी वस्तुएं जो बन के तैयार हो गई हैं, बस बिकना बिकना बाकी है। और इसको बोलते हैं अर्ध तैयार वस्तुएं, मतलब कि इनमें अभी काम होना बाकी है। अर्ध तैयार वस्तुएं। और ये ओपनिंग स्टॉक क्या होता है, कच्चा माल। क्या, कच्चा माल, किसी वस्तु को बनाने में कच्चे माल की जरूरत होती है तो उस कच्चे माल को बोलते हैं ओपनिंग स्टॉक, फिर तैयार वस्तुएं, फिर WIP। तो प्रोसेस इस प्रकार से ओपनिंग स्टॉक, WIP, क्लोजिंग स्टॉक। तो इन तीनों को माल सूची स्टॉक में कंसिडर किया जाता है। ठीक। माल सूची निवेश की तुम बोलोगी फॉर्मूला क्या होता है, इसको कंप्यूट कैसे करते हैं। तो सिंपल, साल के शुरू पर, साल के आरंभ होने पर जो हमारे पास माल सूची स्टॉक पड़ा हुआ है, माइनस साल के खत्म होने पर जो हमारे पास माल सूची स्टॉक पड़ा हुआ है वो, माइनस साल के शुरू होने पर। सिंपल, क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक इज इक्वल टू माल सूची निवेश। ओके। अब हम पढ़ेंगे मूल्य ह्रास के बारे में। मूल्य ह्रास, ठीक है। मूल्य ह्रास क्या होता है, सकल निवेश क्या होता है, शुद्ध निवेश क्या होता है। तो हम तीनों को एक एक करके लेते हैं। सबसे पहले हम लेंगे सकल निवेश को। सकल निवेश, सकल निवेश क्या होता है, सकल निवेश से अभिप्राय वर्ष के दौरान पूंजीगत वस्तुओं में कुल उत्पादन है।
उत्पादन से है। हमने जैसे पढ़ा था कि निवेश क्या होता है, हमने निवेश पढ़ा था कि पूंजी स्टॉक में होने वाले परिवर्तन को निवेश कहते हैं, ठीक है। तो सेम सकल निवेश, एक जो हमारे पास जितने भी पूंजीगत वस्तुओं का उत्पादन है, जितनी भी पूंजीगत वस्तुओं का उत्पादन है, उन सबको क्या बोलेंगे, सकल निवेश बोलेंगे। क्लियर, यहाँ लिख देता हूं मैं, सकल निवेश। सकल निवेश इससे अभिप्राय वर्ष के दौरान पूंजीगत वस्तुओं के कुल उत्पादन से है। ओके, इसे बोलते हैं पूंजी, तो इसे बोलते हैं सकल निवेश। अब शुद्ध निवेश क्या होता है? शुद्ध निवेश होता है जब सकल निवेश में से हम मूल्यह्रास को माइनस कर देते हैं, तो उसको बोलते हैं शुद्ध निवेश। सिंपल, शुद्ध निवेश। शुद्ध निवेश इज इक्वल टू सकल निवेश माइनस मूल्यह्रास। अब बोलोगे मूल्यह्रास क्या होता है? तो मूल्यह्रास के बारे में हम पूरा पढ़ेंगे, उससे पहले हम थोड़ा शुद्ध निवेश के बारे में और देख लेते हैं। ठीक, शुद्ध निवेश होता है पूंजीगत वस्तुओं के विद्यमान स्टॉक में शुद्ध वृद्धि के रूप में उपयोग की जाती है, उसे शुद्ध निवेश कहते हैं। सिंपल सिंपल, जब किसी जब किसी स्टॉक में, पूंजीगत वस्तुओं के जब स्टॉक में शुद्ध वृद्धि होती है, तो उसको बोलते हैं शुद्ध निवेश। ठीक है, उससे पहले मैं तुम्हें एक चीज और बता दूं कि सकल निवेश अगर बोले निकालते कैसे हैं, तो सकल निवेश का फॉर्मूला होता है शुद्ध निवेश प्लस मूल्यह्रास। कोई बड़ा तेज नहीं मारा, ये माइनस था, इधर आके इधर प्लस हो गया, तो सकल निवेश इज इक्वल टू शुद्ध निवेश, सकल निवेश इज इक्वल टू शुद्ध निवेश प्लस मूल्यह्रास। सिंपल बन गया फॉर्मूला। ओके, प्लस माइनस का खेल है सब, और कोई बड़ी बात नहीं है। अब हम बात करेंगे मूल्यह्रास। मूल्यह्रास होता है किसी भी वस्तु या किसी भी एसेट, किसी भी परिसंपत्ति, किसी भी एसेट जैसे कि प्लांट मशीनरी, जब हम उनका इस्तेमाल किसी वस्तु को बनाने में करते हैं, तो इन प्लांट मशीनरी यानी कि परिसंपत्तियों के मूल्य में होने वाली गिरावट को, मूल्य में होने वाली गिरावट को मूल्यह्रास कहते हैं। अभी इनके मूल्य में गिरावट क्यों आती है? इनके मूल्य में गिरावट इसलिए आती है, इनके मूल्यों में गिरावट क्यों आती है? इनके मूल्यों में गिरावट इसलिए कुछ कारणों से आती है। वो कारण ये है कि कोई आकस्मिक हानि हो गई, मतलब कि टूट फूट गई मशीनरी, ओके, या फिर हम मशीनरी को लेके आ रहे थे, एक्सीडेंट हो गया, ओके। यूसेज ऑफ टाइम, जब हम किसी भी एसेट को लंबे समय से इस्तेमाल कर रहे होते हैं, तो लंबे समय से इस्तेमाल करने के कारण उसमें उसकी वैल्यू गिरती है। अब कोई फोन तुम स्टार्टिंग में 10,000 का लेके आए, तुमने 1 साल चलाया, तो क्या वो 1 साल बाद भी 10,000 का बिक जाएगा? नहीं, उसकी वैल्यू गिर जाएगी, वो कम में बिकेगा। ओके, तो ये कारण, ठीक, ये तीन ये तीन ये है हमारे मूल्यह्रास के होने वाले कारण। अब हम मूल्यह्रास की डेफिनेशन को लिखेंगे। मूल्यह्रास क्या होता है? मूल्यह्रास, मूल्यह्रास क्या होता है? जब किसी स्थिर परिसंपत्तियों में, जब किसी स्थिर परिसंपत्तियों में किसी कारण, जब किसी परिसंपत्तियों के मूल्यों में गिरावट
पाई जाती है, गिरावट पाई जाती है, तो उसे मूल्यह्रास कहते हैं। अब गिरावट क्यों आती है? गिरावट आती है टूट फूट के कारण। किसके कारण? टूट फूट, मशीनरी टूट गई, ठीक है, टूट फूट के कारण गिरावट। समय व्यतीत होने के कारण, व्यतीत होने के कारण। और तीसरा है प्रत्याशित, प्रत्याशित अप्रचलन के कारण। मतलब कि प्रत्याशित अप्रचलन मतलब कि जैसे कि टेक्नोलॉजी चेंज हो गई हमारी किसी कारण से, या डिमांड बदल गई हमारी वस्तुओं की, तो ऐसी चीज़ों के कारण भी होता है। और तीसरा, चौथा होता है हमारा आकस्मिक हानि के कारण। आकस्मिक हानि मतलब भूकंप आया, भूकंप आने के कारण तुम्हारी वस्तु पूरी बेकार हो गई, ठीक है। या फिर तुमने माल और तुमने प्लांट एंड मशीनरी ऑर्डर की थी, या तुम एक प्लांट से दूसरे प्लांट तक अपनी मशीनरी लेके जा रहे थे, रास्ते में एक्सीडेंट हो गया और उसके कारण तुम्हारी वस्तु टूट गई, तुम्हारी मशीनरी टूट गई, तो वो हो गए हमारे आकस्मिक हानि। ओके, अब हम बात करेंगे प्रत्याशित अप्रचलन के कारण। प्रत्याशित अप्रचलन, ये प्रत्याशित अप्रचलन क्या होता है? प्रत्याशित प्रत्याशित अप्रचलन ये होता क्या है? प्रत्याशित अप्रचलन, इसको इंग्लिश में बोलते हैं एक्सपेक्टेड ऑब्सोलेंस, ठीक है। ये क्या होता है? ये दो कारणों से होता है। पहला, तकनीक परिवर्तन, तकनीक परिवर्तन, और दूसरा होता है मांग में परिवर्तन। मांग में परिवर्तन। अभी तकनीक परिवर्तन क्या होता है? जैसे फॉर एग्जांपल हमारी जींस बनाने की फैक्ट्री है, वो और हम जींस बनाते हैं। अब पहले हम जींस बनाते थे बगैर रफू वाली, पर अब मार्केट में किसी ने जींस बना और रफू बनाने वाली, हमारी फैक्ट्री जींस बनाने वाली, हम पहले बगैर रफू वाली जींस बनाते थे, किसी ने मार्केट में रफू वाली जींस को लॉन्च कर दिया। क्या कर दिया? रफू वाली जींस को लॉन्च कर दिया। नई मशीन दिया है, वो रफ करके लिए जींस को लॉन्च कर दिया, लोगों को पसंद आने लग गई, है ना। तो अब हमें भी नई मशीनरी चाहिए, अदरवाइज हमारी पैंटें बिकेंगी ही नहीं। तो हमने भी नई मशीनरी लेके आ गए, तो ये क्या हो गया? हमारे तकनीक में परिवर्तन। सेम इसी एग्जांपल से, पहले लोगों को रफू वाली जींस पसंद नहीं आती, पहले लोगों को गैर रफू वाली जींस पसंद आ रही थी, अब रफू वाली जींस पसंद आ रही थी, लोगों की डिमांड चेंज हो गई। ओके, तो ये डिमांड चेंज होने के कारण भी लोगों को हमारा क्या होता है? प्रत्याशित अप्रचलन के कारण बनता है, मतलब कि हमारा ये मूल्यह्रास के कारण बनते हैं। ओके, तो आज के लिए इतना ही बहुत है। अगर हमारी वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर कीजिए।